फाइन। तो देखो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स करने वाले हैं एज यूजुअल। 77 देखो, आखिर सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ क्या। ठीक है, अब इसका हिस्ट्री तुमको समझना होगा। बैंक बहुत अच्छा बैंक था, समझे, बहुत ही नामी बैंक था। हालांकि ये रीजनल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, अच्छा खासा गरिमा था इस बैंक का। इसका ब्रांच यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर भी था, 10 कंट्रीज में ब्रांच था, इंडिया में भी एक ब्रांच है इसका। उसके बावजूद भी ये फेल कर गया, और यदि ये फेल किया है तो इसका श्रेय जाता है फेडरल रिजर्व को, वहाँ के आरबीआई को, समझे। क्योंकि देखो ये लोग का पंगा क्या था कि कोविड के टाइम में ढेर सारा पैसा, मॉनेटरी पॉलिसी, ढेर सारा पैसा हेलीकॉप्टर मनी छाप के भेज दिया सबको। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन, दुनिया भर का इन्फ्लेशन आ गया। अब दुनिया भर का जो इन्फ्लेशन आ गया उसको घटाने के लिए ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया फेडरल रिजर्व ने। अभी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। यही कारण है कि भारत से जो शेयर मार्केट से कैपिटल फ्लाइट हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर बढ़ा देगा तो आदमी वहीं का बैंक में जमा करेगा कि उसको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। और तुम लोग हमेशा याद करना ये चीज़ को, और मैं क्लास में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो तुम्हारा जो बॉन्ड प्राइस है वो घटेगा। बोले हैं कि नहीं बोलेंगे क्लास में, बॉन्ड प्राइस नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। बॉन्ड प्राइस हमेशा नीचे चला जाता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो, और इंटरेस्ट रेट कम हो तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। अब इसका पंगा क्या हुआ कि इसने क्या किया कि ट्रेजरी बिल में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था कोविड के टाइम में। ये सिलिकॉन बैंक कोविड के टाइम में क्या कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया था ट्रेजरी बिल में। अब यहाँ फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, इसने इंटरेस्ट रेट ही बढ़ा दिया। अब इसको क्या हुआ, देखो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा खर्च करना, इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है, मगर ये इसका उल्टा पड़ गया। तो अब क्या हुआ, देखो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इधर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब ये क्या कर रहा है कि बोला कि हमारा बॉन्ड वापस दो, उसका दाम घट गया, उसके बाद पैसा ही नहीं, पूरा कोलैप्स कर गया पूरी तरीके से। समझ में आया चीज़, ये मामला है इसका। 78 देखो, पीएमएलए के अंदर तुम्हारा सब जितने ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है सब उसको अंदर डाला जाएगा। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है ना, उसके अंदर उसका दायरा को और बढ़ाया गया। और अभी जितने क्रिप्टो करेंसी, अभी जस्ट जाने लिया तुम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ होता है, बिटकॉइन, सब जितने भी चीज़ें सब उसके अंदर आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ को ऐड किया गया, क्योंकि जानते हो ये सब चीज़ के भाई है ना, ब्लैक मनी होता है यार, पूरा ब्लैक मनी क्रिएट होता है। और हम तो जानते हैं कि 2021-22 के बजट में भी ये तो बोल ही दिया गया कि बिटकॉइन में जितना ट्रांजैक्शन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये अलग बात है कि कोई सेंट्रल लॉ नहीं लाया गया उसको कंट्रोल करने के लिए, बट टैक्स का प्रोविजन तो आया ही था, चाहे वो नॉन फंजिबल टोकन्स हो, चाहे तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी हो, दोनों के ऊपर आया था। यस, पता है ना। 79 देखो, अब देखो ये तो गजब हो गया ना। अब यूनाइटेड स्टेट की जगह चाइना ले रहा है। चाइना मीडिएटर के रूप में साबित हो रहा है। किसके बीच में, जो जानी दुश्मन है ईरान और सऊदी अरब, ये दोनों को ब्रोकरिंग करवा रहा है, ब्रोकर्ड करवा रहा है। कौन, तो चाइना। तो ऐसा स्थिति कैसे आ गया, जबकि हर समय मिडल ईस्ट में दखल अंदाजी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का रहता है, और स्पेशली सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स का जानते हो ना, बहुत लंबा हिस्ट्री है। अब यहाँ चाइना गैप फिल कर रहा है। तो इंडिया के लिए एक चीज़ तो अच्छा है कि ईरान और सऊदी अरब साथ आ रहा है, मगर दूसरा चीज़ खराब क्या है कि ब्रोकर कौन करवा रहा है, चाइना करवा रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, समझ गए। 80 नंबर देखो, 80 में क्या, एडिनो वायरस। अभी जस्ट तुम लोग को H3N2 बताए हैं कल परसों में। ठीक है, ये भी एक समस्या है एडिनो वायरस। बताओ तो एडिनो वायरस डीएनए होता है कि आरएनए वायरस होता है? कोविड-19 कौन सा वायरस था कोमल? आरएनए। ये डीएनए वायरस है। दो ही टाइप का वायरस होता है, डीएनए या फिर आरएनए। ये एडिनो वायरस तुम्हारा डीएनए वायरस है, समझे। और इसके वजह से बहुत सारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनका बहुत वो हुआ है, मरे हैं बच्चे लोग, काफ़ी मरे हैं बंगाल में। ठीक है, तो आखिर क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे म्यूटेशन होता है, कैसे वेरिएंट आता है, ये सब चीज़ है इसके अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। ठीक है, 77 और 80 समझ गया ना, बाकी तो ईजी है। देखो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हिंदू पेपर में आया था 12 मार्च 2023 को। तो देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब तुमको इसका समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसका रीजन क्या है। सिलिकॉन वैली बैंक
ये देखो जब तक ये क्रैश नहीं हुआ उससे पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स में 16th लार्जेस्ट बैंक के रूप में उभरा था। समझ रहे हो ना, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री में 16th रैंक था इसका, यानी कि बहुत ही अच्छा बैंक होगा ये, कहने का मतलब, ठीक है। बट ये वहाँ का मेन बैंक नहीं है, रीजनल बैंक ही है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा बैंक है। रीजनल बैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जब ख़त्म हुआ तो फेडरल रिजर्व ने कहा कि मैं कोई रिकैपिटलाइजेशन नहीं करने वाला हूँ इसको, क्योंकि यदि मेन बैंक रहता तो रिकैपिटलाइजेशन हो जाता, बेल आउट मिल जाता, मगर बेल आउट नहीं मिलेगा इसको। क्यों? क्योंकि रीजनल बैंक है, इस रीजन से भी, समझे। देखो लिखा गया कि ये रीजनल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है, सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया का, उस जगह का। कब बनाया गया था? कब लाया गया था? 1983 में, ठीक है। और ये इसलिए लाया गया था ताकि ये स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट को ये पैसा दे सके। स्टार्टअप जानते हो ना, कोई मान लो कि इंडस्ट्री खोलना चाहता है इनिशियल स्टेज में, तो उसको ये पैसा देगा स्टार्टअप को, और जो वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटलिस्ट वाले लोग होते हैं ना, उसको पैसा देगा और वो जाके स्टार्टअप में खर्च करेगा। तो उसके लिए बनाया गया था। देखो यहाँ से लेसन लेना है बैंक को, दूसरे बैंक को, कि देखिए आपका बैंक का जो पैसा है ना वो भी डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। अब इसमें देखो दिक्कत क्या हो पता है, इस बैंक का सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये बैंक डेडिकेटेड टू स्टार्टअप था, क्योंकि जैसे ही स्टार्टअप का इकोसिस्टम बदला ये बैंक कोलैप्स कर गया। यदि ये बैंक केवल स्टार्टअप तक सीमित नहीं रहता, ये रिटेल लोन भी देता, दूसरा लोन भी देता, और भी बहुत कुछ करता, तो ये बच सकता था। मगर चूंकि ये बैंक पूरी तरीके से फोकस था स्टार्टअप के ऊपर, वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर, तो ये भी एक पंगा हुआ है। और ये पंगा कैसे हुआ है तो समझोगे थोड़ी देर में। देखो अब यहाँ पे दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा देख लो, इसका लगभग 0.5% जो लोन है वो पूरी तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट और पब्लिक इंटरप्राइजेस को दिया गया था, यानी कि स्टार्टअप सबको दिया गया था, यानी कि इसका हाफ से ज़्यादा तुम्हारा पैसा उसको दिया गया था। अब मैं देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा कि इसका देखो ये कौन, इसके ग्रुप कौन है, फाइनेंशियल कौन है, तो सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप इसको होल्ड करता है, ठीक है। और इसका ब्रांच देखो 10 कंट्री से ज़्यादा है, इंडिया में भी एक है, समझ गए ना। अब स्थिति, अब देखो हुआ क्या, अब पहले ये तुमको समझना होगा कि आखिर इसमें डिपॉजिट अचानक कैसे आया। कोविड का टाइम था, अब बढ़िया समझो, कोविड के टाइम में डेवलप कंट्री में हुआ क्या, हेलीकॉप्टर मनी, पैसा पूरा छापा गया, मार्केट में छोड़ दिया गया, है ना पूरा। तो अब क्या हुआ कि स्टार्टअप को पैसा मिल ही गया। जब स्टार्टअप को पैसा मिल ही गया तो फिर बैंक से थोड़ी लेगा पैसा, क्योंकि इजी अवेलेबल था मनी। जब मनी इजी अवेलेबल था तो बैंक का दरवाजा कोई जाएगा ही नहीं, और ये चुपचाप बैठा हुआ ऐसे करके, सिलिकॉन वैली बैंक ऐसे बैठा हुआ। और इनफैक्ट जो स्टार्टअप के पास जो पैसा मिला सरकार के ओर से, वो भी पैसा बोला कि हमारे पास अब सरप्लस हो गया, ये पैसा आप रख लो, तो ये पूरा डिपॉजिट रख दिया। और यही रीजन है कि देखो इसका तुम्हारा जो डिपॉजिट, बैंक का जो डिपॉजिट है तुम्हारा 2019 और 22 में बहुत ज़्यादा $198 बिलियन हो गया, यानी कि पहले कंपेयर में 3 टाइम ज़्यादा हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया। लोन कम दे रहा है, डिपॉजिट ज़्यादा हो गया इसके अंदर, यानी कि लाइबिलिटी ज़्यादा हो गया। हाँ ये लेगा, फिर जब इसको क्राइसिस होगा स्टार्टअप को फिर मांगेगा जाके वहाँ पे, इसलिए तो डिपॉजिट किया है। अब अचानक क्या हुआ देखो यूनाइटेड स्टेट्स में, अब इन्फ्लेशन इतना, अब यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन कितना आता, मुश्किल से 2% 3%, और यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी 2 डिजिट में है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसको कम करने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, लोन महंगा हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा मनी घट जाएगा, यही मैकेनिज्म है जी। तो अब फेडरल रिजर्व क्या किया, वहाँ का जो RBI है, फेडरल रिजर्व वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो मनी अब अवेलेबल कम है, मनी कम हो गया, तो फिर ये स्टार्टअप दौड़ते हुए गया कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। अब वो पैसा देने के बाद भी वो लोग के पास पैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने क्या किया था कि जब इसके पास इतना ज़्यादा पैसा आया, शुरू में जो डिपॉजिट किया है, अब ये भी सोचा कि हम यार इतना डिपॉजिट करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हम एक काम करते हैं, जो सरकार का US ट्रेजरी बिल है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये सरकार का बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया वहाँ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है सरकार का बॉन्ड में करना। इंडिया में भी देखो, है ना, कहीं पे भी किसी भी कंट्री, और भी फेडरल तो है वहाँ, तो और ऊपर बड़ी बात है। अब पूरा इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इस तरह का अभी का जो कदम है फेडरल रिजर्व का, कि आप क्या कर दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो बॉन्ड वैल्यू कम हो गया। अब जब वो उसको रीबैक किया तो पैसा बहुत कम आया, जब पैसा कम आया तो इसको दिया और ये भी कम पड़ गया, और रातों रात 60% शेयर गिर गया, कोलैप्स कर गया, खत्म बैंक। समझ गए? तो ये स्थिति हुआ है, और ये ऐसा बहुत कम केस होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस लेवल पे बैंक कोलैप्स किया हो। मगर अब जो शेयर होल्डर सब था
वो तो पूरा छाती पीट रहा है, अब हमारा पैसा गया, हमारा पैसा गया। तो जो बैडन आया, घबराना नहीं है, भले ही रीजनल बैंक क्यों ना हो, सबको मिलेगा, ऐसे बोल के वो चल दिया। मैं बैंक तो गया, और बैंक के लिए अभी एक सिस्टम, जैसे हमारा सिस्टम था ना कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाए तो उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म आता है उसको ठीक करने के लिए। बताओ कौन सा सिस्टम था वो? कौन सा, हम भूल गए, बताओ जल्दी से। पब्लिक सेक्टर और तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए कौन सा स्कीम लाया था आरबीआई ने 2016-17 में? कौन सा था बाबू, भूल गए, दिमाग से हट गया। कौन सा स्कीम था? अच्छा चलो, ओरिजिनल रूरल उसके लिए था ना, एडवाइजरी मैकेनिज्म वाला जो था ना, भूल गए। हमसे भी ज़्यादा दिमाग खराब है तुम लोग का, बताओ। अरे कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स में, भूल गए तुम लोग। आरबीआई प्लेस करती ना उसके अंदर कि आपको इतना कैपिटल, आपका इतना हुआ तो आप ये कर सकते हो, ब्रांच बढ़ा नहीं सकते हो, उसकी क्या बोलते हैं? हाँ, पीसीएफ फ्रेम, हाँ, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ पे भी आ गया, सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ पे भी आ गया। और जितना भी आप, जितने भी एसेट है उसको बेच के जो पैसा होगा फिर शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ये हालत हो गया इस बैंक का, समझ गए? तो ये जितना बताएं टोटल बता दिए हैं। आगे देखो, फिर देखो यहाँ पे देखो, कोविड के टाइम में पार्ट्स ऑफ द डिपॉजिट वेट चैनलाइज। देखो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट में चला गया, इन्वेस्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में चला गया। अब देखो दो तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट के लिए गया है, एक तुम्हारा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए गया है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, फेडरल रिजर्व स्टिपली रेज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे आ गया इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, समझ गए ना? वही चीज़ जितना बोले हैं वही लिखा गया है। आगे देखो, ह्यूज लॉस। अब ट्रेजरी बिल के वजह से ह्यूज लॉस हुआ। अब जितना ही पैसा आया उसके पास वो कम पड़ गया, समझ गए? वो टोटल कम पड़ गया, वैल्यू दिया गया वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अनदर अनाउंसमेंट रिजल्ट। अब उसके बाद एक और अनाउंसमेंट हुआ, उससे पूरा बैंक रन कर गया। बैंक रन समझते हो ना, कि अब तो इसके पास पैसा ही नहीं रहा, और इसकी वजह से पूरा बैंक ही अफरा तफरी मच गया और बैंक पूरा कोलैप्स कर गया। देखो मार्च 9 को बैंक ने कहा कि ठीक है, ये अपना ये क्या करेगा, 2.25 बिलियन तुम्हारा ये सेल कर देगा, ठीक है, वहाँ से पैसा कमाएगा। तो इससे जो शेयर होल्डर था वो और डर गया, और शेयर होल्डर में जैसे ही पैनिक हुआ तो बैंक देखो पूरा कोलैप्स कर गया 60%, समझ गए? और कोलैप्स कर गया। उसके बाद देखो, उसके बाद जितने भी वेंचर कैपिटल फर्म सब थे सब इधर उधर हो गया, और बैंक पूरी तरीके से बैंक रन हो गया और कोलैप्स कर गया, टोटल कोलैप्स कर गया। फाइनली देखो FDIC वो आया यहाँ पे और बोला कि ठीक है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसने बोला कि ठीक है, लेंडर वाज शट डाउन एंड प्लेस अंडर, यानी कि इसको रिसीवर व्यू से वही PCF फ्रेमवर्क में रख दिया जाएगा, समझ गए? और उसके बाद प्लानिंग देखो, व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस, तो डिपॉजिट जो किया बोला ठीक है FIDC देख लो, जैसे हमारे कंट्री में है ना कि कुछ भी हो जाए तो 5 लाख तक देने के लिए तैयार है, वही सब बात है यहाँ पे, ठीक है। बट देखो चूंकि रीजनल बैंक है, फेडरल रिजर्व तो बेल आउट तो देगा नहीं उसको, इसलिए बोला कि बेल आउट नहीं देंगे। मगर फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडन बोले कि कोई बात नहीं है, पेमेंट मिल जाएगा आप लोग को, घबराइए मत, क्योंकि इसका लंबा असर पड़ सकता है, इसलिए, समझ गए ना? चलो वेरी नाइस। आगे देखो स्टूडेंट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अंडर PMLA 2002, इज इट दैट इजी टू ट्रैक? क्या आसान है? तो देखते हैं आसान है कि हार्ड है। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 22 मार्च को। देखो ये क्या है, तुम्हारा जानते हो कि ये इसलिए लाया गया था ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, हमारा जो पैसा इधर उधर जा रहा है हवाला रूट से, ये वो ठीक हो सके। मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पता है टैक्स का गजब चोरी होता है कंट्री में, ठीक है? ये समझ जाओगे तो ये और अच्छे से समझ जाओगे। देखो होता क्या है, स्पेशली लॉयर और डॉक्टर, ये ऐसा वर्ग है जहाँ मिसिंग मिडल था ना, बताए थे मिसिंग मिडल केवल MSME में नहीं, इधर भी टैक्स पेयर में भी होता है मिसिंग मिडल। मतलब अब देखो डॉक्टर का तो तनख्वाह बहुत खतरनाक होता है, तनख्वाह नहीं भी हो तो सर्विस से बहुत कमा लेता है ये, है ना? स्पेशली डॉक्टर्स, एक सर्जरी करेगा बहुत हो जाएगा। अब ये लोग क्या करता है कि ढेर सारा कैश जमा कर लेता है और जाके एक कोई बैरन लैंड खरीद लेता है, बैरन लैंड, ठीक है? अब बैरन लैंड खरीद के बोलता है कि वो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। तो देख लो कैसे ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। था ब्लैक मनी उसके पास, वो 3 करोड़ अपना अकाउंट में डालता, तुरंत ट्रैक हो जाता और उसका पैसा छीन, वो उसको टैक्स लग जाता। पर उसने क्या किया, चालाकी से एक बैरन लैंड खरीदा और उसको बोल दे, अब
गवर्नमेंट के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि हर लैंड को चेक करने के लिए जाए। तो देख लो कैसे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है। उसी तरह तुम्हारा हवाला रूट से भी कैसे तुम्हारा आईपीएल सब में लगता है और तुम्हारा व्हाइट मनी बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम है कंट्री में, इसलिए हमें इस तरह का एक्ट चाहिए होता है, इस तरह का लॉ चाहिए था, समझे, इसलिए बनाया गया था। देखो 2002 में, और ये कब आया तुम्हारा 2005 से लागू हो गया। हम इसलिए किए स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट था वेना कन्वेंशन का, वेना कन्वेंशन में हम कमिटेड किए, वो जो वेना कन्वेंशन जो था तुम्हारा कि जितने भी गलत मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, काउंटर जो तुम्हारा टेरर को जो फंडिंग हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है, ये चीज़ को लेकर हम कन्वेंशन को साइन किए थे तो हमें लॉ लाना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमने लॉ लाया है यहाँ पे। अब इसके लिए देखो सबसे आगे जो फोर फ्रंट में रखा गया वो ईडी को रखा गया, इन्फोर्समेंट देखता है ना, घर घर पहुँच रहा है ना ईडी सबसे मेन बॉडी है ये, कि ईडी ही सब कुछ देखेगा, ठीक है। ईडी को ही बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग का होगा संभाल लेना, प्रॉपर्टी छीन लेना और ऑफेंडर को वो कर देना। मत सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, देखो यही देख लेते हैं मार्च 21 2022 तक ईडी बताओ लगभग 5000 केसेस किया है, 23 आदमी पकड़ाया है बस। ईडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, केस 5000 के अगेंस्ट हुआ है, पकड़ाया कितना, 23 आदमी, समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। और सब बताया गया देखो कितना छापा मारा है, तुम्हारा पैसा लगभग 1 लाख करोड़ का समथिंग है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ईडी यही तो बात है। और अभी तो लगता ही है सरकार के ऊपर आरोप कि ईडी सरकार है ना, सरकार यूज़ करती है अपना विरोधी को दबाने के लिए, और फैक्ट है, इसमें कोई दो थॉट नहीं हो सकता है। अभी ललुआ जैसे ही आज़ाद हो गया, ललुआ के ऊपर पड़ गया भारी, और तेजस्वी यादव का तो बात समझो कि उसका तो हो गया, बैकवर्डनेस स्टार्ट हो गया, वो डार्कनेस बोलते हैं ना, वो स्टार्ट हो गया है। एक तो मनीष कश्यप से फालतू का पंगा ले लिया वो। मनीष कश्यप कोई बड़ा आदमी नहीं है, बहुत छोटा आदमी है, वो जर्नलिस्ट है, मगर जिस हिसाब से हरकत हो रहा है बताओ, उसको कहीं का नहीं छोड़ा उस लड़के को। मनीष कश्यप को कहाँ छोड़ा? मनीष कश्यप का कल देखो कितना पैसा उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, उसका 3-4 अकाउंट में था, सब 84 लाख समथिंग कुछ था, अब एग्जिट मुझे याद नहीं है, सब फ्रीज कर दिया। और ये भी धमकी दे रहा है कि हमको जेल से लौटने दो, तुम्हारा सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप बोला, मनीष कश्यप ऐसे भी जानते हो बहुत डेंजर आदमी है बोलने में तो बहुत तगड़ा है। और इशू हुआ था ये तमिलनाडु का माइग्रेंट वर्कर को लेके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तेजस्वी यादव, इतना दिन नीतीश कुमार था, बीजेपी था, तो उस समय मनीष कश्यप को कुछ नहीं किया। अब जैसे ही तेजस्वी, जैसे मनीष कश्यप बोलता है कि तेजस्वी हमको देखना नहीं चाहता है, और ये बीजेपी को गड़ी आता है कि बीजेपी लोग मीडिया वाला को करता है, तो तुम उससे ज़्यादा तुम कर रहा है हमको। कुछ इशू तो बहुत अच्छा उठाता है मनीष कश्यप। अब यहाँ पे देखो स्टेट में, यहाँ पे देखो ये एक्ट 2002 में बनाया गया था, 2006 से आया, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो इंटरनेशनल जो कमिटमेंट था हमारा, है ना, यूएन कन्वेंशन से, जैसे एग्जांपल देखो इलिसिट ट्रैफिक जो नारकोटिक्स का होगा, ड्रग्स का, तो 1998 का था, उसको लेके चलते हम लोग। 40 रिकमेंडेशन था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF का, और भी तुम्हारा बहुत सारा डिक्लेरेशन है UNGC में। सबको देखते हुए इस तरह का बॉडी हमने बनाया था, PMLA एक्ट बनाया था, ताकि जितना भी इंटरनेशनल जो हो उसके साथ हम रेटिफाई करके हम अपना भी कंट्री में एक्ट बनाएं, सिमिलर एक्ट बनाएं, ठीक है, इसलिए बनाया गया था। यहाँ पे देखो द एम्बिट इज मच वाइडर, एम्बिट बड़ा है, पहले कम था। अभी देखो पहले क्या था, टेररिज्म, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, करप्शन, सीरियस टैक्स इवेजन, बट अभी फ्रॉड भी डाल दिया गया, फॉर्जरी, चीटिंग, किडनैपिंग और सब, कॉपीराइट का उल्लंघन होता है वो भी डाल दिया गया है, ट्रेडमार्क का उल्लंघन होता है वो भी डाल दिया गया। ट्रेडमार्क समझ रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब है। तो यानी कि PMLA का जो एक्ट है उसका कैटेगरी बढ़ा दिया गया है, यानी कि कहीं भी पकड़ाएगा तो फिर ईडी जाएगा, सोचो। तो अब बहुत तगड़ा है ये। तो वही बोला है कि इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि ईडी का ऑफिशियल जो है ना, अब उसे एग्जीक्यूटिव एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा, जो कि होता है। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट इसका ये है, PMLA केस में तुम फंस गए तो जो वहाँ का जो FIR होता है उसको बोलते हैं ECIR, ये भी एक तरह से FIR ही है। इसमें एक्यूज को खुद पता नहीं लगता कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा था ना ये, कि जैसे आम केस में यदि तुमको पकड़ा गया, जेल में डाला गया, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर आरोप क्या लगा है। यदि ईडी PMLA केस में पकड़ लेगा किसी को, तो तुमको खुद पता नहीं कि तुमको पकड़ा क्यों गया है, और ईडी तुमको बताएगा भी नहीं। वो जो रिपोर्ट होता है डेट इज कॉल्ड ECIR, इंफॉर्मेशन केस रिपोर्ट, क्या है तुम्हारा, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, एक तरह से इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक्यूज को नहीं दिया आता है, और इसके बेस पे उसको पकड़ लिया जाएगा, समझ गए। और उसमें उतना ही नहीं, जितना भी डिटेल्स है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसका भी, उसका फैमिली मेम्बर का, सबका ट्रैक किया जाएगा, इतना मजबूत है, समझ गए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को ये भी दिया गया, तो फेमा जो तुम्हारा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है,
यानी कि बाहर से पैसा जा रहा आ रहा है, उसके लिए भी ईडी को ही सशक्त किया गया कि तुम देख लेना, मनी लॉन्ड्रिंग कुछ होता है देख लेना, और जो डायरेक्टर है उसके लिए 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है। और देखो इसमें क्या हुआ कि अब क्या किया गया कि पीएमएलए के अंदर अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी जोड़ा गया। जस्ट बोल रहे थे कि उसका दायरा पहले बढ़ाया गया था, पहले है ना, समझ में आ रहा है तुम लोग को, पहले किडनैपिंग वगैरह भी था, उसमें फॉर्जरी फ्रॉड भी जोड़ा गया। अब बोला है कि जितने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है वो भी इसके अंदर लाया गया। क्यों? जानते हो कि इसकी वजह से बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है डिजिटल करेंसी की वजह से। जैसे देखो ये एनएफटी की वजह से भी बहुत सारा हो रहा है, तुम्हारा नॉन फंजिबल टोकन्स की वजह से भी बहुत सारा हो रहा है, तो इसलिए इसको भी जोड़ा गया है। अब इसके लिए जो भारत में जो सबसे बड़ा संस्था है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसका जो ऊपर वाला ग्रुप होगा वो एडमंड ग्रुप होगा। वर्ल्ड में जो इसका सबसे बड़ा संस्था वो है वो एडमंड ग्रुप है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा ये तुम्हारा FIU इंडिया है। समझ गए ना? FIU का काम क्या है कि तुम्हारा जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी डेटा है, कहाँ कोई बाय किया सेल किया, वो सब इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा ईडी को या फिर जो भी एजेंसी है उसको पहुँचाएगा। समझ गए? तो वही ये सेंट्रल एजेंसी है तुम्हारा FIU इंडिया, ये रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, कोई भी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी को देगा, वही ईडी सबको देगा एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, आगे देखो स्टूडेंट, व्हाट आर द रीजन, क्या रीजन है कि सरकार ने डिजिटल वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग के ऊपर टाइटनिंग किया है? तो वही बात है, देखो एक डिकेड होने के वाले हैं, एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी या दूसरे करेंसी पे कोई है ही नहीं, इंडिया में एंजॉय कर रहा है, रेगुलेशन फ्री इन्वायरमेंट है। वो फाइनली तुम्हारा पिछले साल जाके थोड़ा सा काम किया उस पर, अन्यथा तो पूरा एंजॉय ही कर रहा था। और देखो एक रिपोर्ट आया जिसके द्वारा बताया गया है, कोइन का बताया गया कि 10 करोड़ इंडियन जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब इतना इंडियंस इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार का कान तो खड़ा होगा ही होगा। इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि पीएमएलए के अंदर इसको डिजिटल करेंसी को भी लाया जाए। समझ गए ना? तो मोर एवर द ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद इलीगल एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज, और देखो जितना भी इलीगल जो हो रहा है ट्रांजेक्शन वो भी बढ़ते चला जा रहा है। तो व्हाट अबाउट द रेगुलेशन इन अदर कंट्री, देखो दूसरे कंट्री में भी इस तरह दिखेगा तुमको। जैसे एग्जाम्पल देखो बहुत सारे कंट्री यानी तुम्हारा अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के अंदर सब डिजिटल एसेट्स को ला रहा है। जैसे सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, मलेशिया हो, इसने किया है। US, UK, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे देखो कनाडा तुम्हारा इसने भी लाया है। चाइना और कतार तो बोल रहा है कि हम पूरा ब्लैंकेट बैन कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी चलने ही नहीं देंगे अपने देश में। तो क्रिप्टो करेंसी को लेके ज़्यादातर जो कंट्री है वो बहुत ही सहमा हुआ है, कह सकते हो, क्योंकि उसके सॉवरेनिटी के अगेंस्ट भी है ना। कहाँ ट्रांजैक्शन है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, टेरर को जा रहा है, टेरर फंडिंग हो रहा है ना, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब UAE भी देखो अपना एक क्रॉस जुरिस्डिक्शन रेगुलेटरी लेके आ रही है ताकि क्रिप्टो करेंसी पे काम कर सके ठीक से। ठीक है, तो फ्रेमवर्क 6.2 इसमें भी वही लीगल क्लैरिटी हो एंड सो ऑन। तो बट ट्रैकिंग इज़ नॉट दैट सिंपल, देखो ट्रैकिंग इतना आसान नहीं है ट्रैक करना। ठीक है, क्योंकि देखो उसमें भले ही FIU जो इंडिया में जो मेन संस्था है वो नो योर कस्टमर या फिर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस नॉर्म्स होगा वो फॉलो करेगा, मगर पता नहीं चल पाता कि कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है। मगर जो एगमंड ग्रुप है जो सबसे ऊपर संस्था है वर्ल्ड का, वो बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पता चल सकता है, डोंट वरी। हम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटीज से, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटीज से या सिक्योर एलिमेंट आइडेंटिफायर नंबर से हम पता कर सकते हैं। तो ऊपर वाला बोला कि हम पता कर सकते हैं, बट हमारा जो है, हमारा जो संस्था है उसका ऑफसेट जो इंडिया में, वो बोला कि पता करना बहुत मुश्किल है। और रियलिटी में बहुत मुश्किल है, रियलिटी यही है। एडमंड ग्रुप भले ही कुछ बोले मगर रियलिटी में बहुत मुश्किल है इसको ट्रैक करना। समझ गया ना? ये सेकंड खत्म हो गया। ये देखो मिडल ईस्ट, देखो चाइनीज क्लाउड इज ऑन इंक्रीज, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में 13 मार्च को आया था। देखो सऊदी अरबिया एंड ईरान का डील देखो। अब इसके बारे में हिस्ट्री तुम लोग जानते हो, बहुत बड़ा हिस्ट्री है, दोनों एंटी कंट्री है। अब देखो मिडिल ईस्ट में 3 ब्लॉक था, एक इजराइल, एक सऊदी अरब और एक तुम्हारा इधर ईरान हो गया। ईरान जानते हो 1972 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जहाँ पे ईरान भी उभर के आया और इराक पीछे चला गया। 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स और इसके बीच में साठ घाट हुआ, हम वेपन्स देंगे तुम करेंसी दो, ऐसे करके डॉलर तुम्हारा और ऊपर चला गया। हिस्ट्री जान रहे हो ना? अब इसमें समझना होगा कि अब तो जानते हो कि एक डेढ़ 2 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हारा अब्राहम अकॉर्ड हुआ था ना UAE और तुम्हारा इजराइल के बीच में, फिर सऊदी अरब भी बैकडोर से आया था। तो अब तो इजराइल तो सऊदी अरब के पास है, इजराइल का दुश्मनी है तो ईरान से ही दुश्मनी है। और इंडिया के लिए देखोगे तो इंडिया के लिए सब कंट्री इंपॉर्टेंट है, ईरान भी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कहीं पे भी कुछ भी करते तो दिक्कत हो सकता है। और अब इस तरह जो ब्रोकरिंग हो रहा है सऊदी अरब और ईरान के बीच में वो गुड है, बट चाइना जो करवा रहा है वो बैड है हमारे लिए, बात समझे। और यूनाइटेड स्टेट्स का गैप भर रहा है चाइना, बट बहुत सारा कंट्री वेलकम किया, कम से कम पीस तो बहाल होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पीस बहाल होगा तो दुनिया में बहाल होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, किसी भी कंट्री के लिए।
समझ गए स्टूडेंट। तो देखो ईरान और सऊदी अरब बोला कि ठीक है हम अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन करेंगे, चाइना रहेगा, ब्रोकरिंग करेगा चाइना, ठीक है। अग्रीमेंट देखो चाइना बीजिंग में हुआ था ये, और वहाँ पे डिस्कस हुआ कि चलो ठीक है आने वाले 2 मंथ में हम कर लेंगे, जो 7 साल का जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा होता है दोनों के बीच में साठगांठ हो गया तो इसका असर पूरा दुनिया तक पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। और अच्छा पीस होगा और बेटर होगा, और इसका फ़र्क देखो हर कंट्री में पड़ेगा। सीरिया में फ़र्क पड़ेगा, यमन में फ़र्क पड़ेगा। यमन जानते हो ना, लगभग 10 साल से यमन तुम्हारा सिविल वार में है। यमन में देखो अब ये तुमको समझना होगा, सऊदी अरब सुन्नी डोमिनेटेड है और ईरान तुम्हारा शिया डोमिनेटेड है, तो इसलिए भी झगड़ा होता है क्योंकि मुस्लिम का जो मेजर फैक्शन है शिया और सुन्नी, समझ गए ना। और यमन में देखो, यमन में ना ईरान क्या करता है, तुम्हारा यहाँ का जो रेबल पावर है हौदी रेबल्स उसको सपोर्ट करता है, और सऊदी अरब तुम्हारा सरकार को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे भी यमन में भी खतरा हो गया। सीरिया में भी यही प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि सीरिया में जो तुम्हारा अल बसद का जो सरकार था वो शिया था, तो वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। यानी कि ये दोनों का जो रिलीजन का कन्फ्लिक्ट पूरा मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा है। बात समझे, कम से कम दोनों साथ में आ जाएगा तो मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और इसका असर बहुत सारे कंट्री का जो सिविल वार है वहाँ पर भी फर्क पड़ने वाला है, समझ गए ना। और देखो अभी तो हम लोग जानते ही हैं कि यूएस ने ब्रोकर किया था अब्राहम अकॉर्ड, तुम्हारा इजराइल और इसके है ना यूएई के बीच में, अच्छा है। उसके बाद देखो बहरान भी आया था, याद करो तुम लोग, उसका तुम्हारा सऊदी अरब भी बैकडोर से आया था। तो कम से कम जो 3 ब्लॉक था वो 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया क्योंकि इजराइल और ये सब एक साथ हो गया, सऊदी अरब बहरीन ये सब एक साथ आ गया। बट एक ब्लॉक तो ईरान अभी भी अलग थलग बैठा हुआ है, और टर्की छोड़ो, टर्की फालतू का है, वो छोटा कंट्री का, बड़ा कंट्री में उसको कोई औकात नहीं है। टर्की कोई औकात है, अर्थ को आया और भी तोड़ दिया उसको, है ना। टर्की में अर्थ को आया था ना, वो तो और टूट गया, वो और बेकार है। वो पहले ऑटोमन एम्पायर, वो पहले का बात है, हो गया पहले, हिस्ट्री खत्म हो गया उसका। अभी जो मिडिल ईस्ट में जो मेन है यही है, सऊदी अरब और ईरानी है जो मेन है। और अभी इजराइल तो बाबू जब से बना है तब से पावरफुल ही है। इजराइल का क्या कहना, ठीक है। अब देखो वाशिंगटन, देखो अब शुरू का देखते कि आखिर वाशिंगटन के साथ रिलेशन कैसे खत्म हुआ। सऊदी अरब का तो रिलेशन बहुत अच्छा था यूएस के साथ, क्या दिक्कत हुआ। तो ये देखो ये यूक्रेन के टाइम में खराब हुआ है। हुआ क्या था कि ये जो बाइडेन आया और जो बाइडेन बोला कि एक काम करो तुम अपना तेल दाम कम कर दो, ठीक है। तेल दाम कम कर दोगे तो रसिया से लेगा नहीं। सऊदी अरब बोला नहीं करेंगे, जाओ भागो यहाँ से। तो बात नहीं माना यूनाइटेड स्टेट्स का, और इधर लोग रसिया से खरीद रहा है तेल क्योंकि वो बोला था कैप लगा दो, बोला कैप नहीं लगाएंगे, महंगाई बेचेंगे हम तेल, जिसको लेना होगा लेगा वो। अगर सही बात है क्यों मानेगा सऊदी अरब उसका बात। ट्रेड क्या है, ट्रांजेक्शनल है ना, जहाँ फायदा होगा वहाँ करेगा कंट्री। यूएस का क्यों बात मानेगा, तो रिलेशन खराब हो गया, समझ गए। वही चीज़ लिखा गया हो जो पढ़े हैं तुमको। यूएस इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट, देखो ये हमको दिखता है कि जो मिडल ईस्ट में जो यूएस का एक टाइम में दबदबा हुआ करता था स्पेशली सऊदी अरब के ऊपर, वो कम होते हुए दिख रहा है हमें। क्योंकि सऊदी अरब का जो है ना, सऊदी अरब अग्रीमेंट विद ईरान, इसका केवल इसका मतलब यही नहीं है कि वो यूएस को रिजेक्ट करा, इसका मतलब ये भी है कि अब नए ग्लोबल प्लेयर्स भी उमर के आ रहे हैं, जस्ट लाइक चाइना, जस्ट लाइक रसिया, समझ गए ना। तो बैलेंस ऑफ पावर देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, एंड इट्स इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट रीजन हैव जो पहले यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो पावर था मिडिल ईस्ट में वो कम होते चला जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसका उतना दखल अंदाजी नहीं है। द पास्ट डिकेड हैज शोन मैनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, देखो पास 10 साल में हमको देखने को मिला है कि बहुत सारा कंट्री जो मिडिल ईस्ट का है वो फेथ खो दिया है यूएस पे। देखो ना क्या हुआ, यूएस पे फेथ रखोगे तो सीरिया में क्या हुआ, यमन में कुछ नहीं हो पाया, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स पे इतना ये लोग फोकस करेगा। ये लोग भी अपना न्यू पार्टनर ढूंढ रहा है, और आज जानते हो कि चाइना बढ़िया से इस चीज़ को ब्रीच करेगा चेक बुक डिप्लोमेसी से, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे भी वही दिया गया कि देखो प्रेसिडेंट जो जी जिनपिंग साहब है सऊदी अरब विजिट किए थे दिसंबर को, ठीक है। बहुत सारा डजन्स ऑफ एग्रीमेंट हुआ है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद इंडियन प्रेसिडेंट भी चाइना आए थे फरवरी में, ठीक है। बढ़िया से दोनों लोग बढ़िया से ट्रैवल किए थे, और सब बात हो रहा है वन बेल्ट वन रोड उसके इनिशिएटिव पे बात हो रहा है। लगभग $400 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा। देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है इंडिया के लिए। देखो इंडिया के लिए तो लगभग ट्रेड खत्म ही हो गया ईरान से, बस एक वो शाहिदी पोर्ट है तुम्हारा, वही चवार पोर्ट है, बाकी सब खत्म। कि वो भी यूनाइटेड स्टेट के प्रेशर में ऐड किए हैं। पहले कितना बढ़िया था, रुपये में लेते थे हम लोग, रुपये में तेल मिलता था ना, वो भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखो तो कैसे देखोगे इस चीज़ को, इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे देखा जाए तो सऊदी इरानियन नॉर्मलाइजेशन ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमको दोनों कंट्री चाहिए। हमारा डायस्पोरा वहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। बैड न्यूज़ हमारे लिए कि चाइना ब्रोकरिंग कर रहा है, समझ गए ना। और जहाँ तक सवाल है इंडिया का I2U2 जानते हो ना, I2U2 कितना इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब, 2 आई का मतलब क्या हुआ, इंडिया और इजराइल। IU डबल का मतलब UAE और तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स।
इसका जो ग्रुपिंग बना था, तो ये ग्रुपिंग में कहीं पे भी ये सऊदी अरब और तुम्हारा ईरान नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईरान तो देखना नहीं चाहेगा इसराइल को, और हम इसराइल वाला ब्लॉक में हैं और हम यूनाइटेड स्टेट्स वाले ब्लॉक में हैं, तो ये रिलेशन कैसे बाद में हरकत देगा वो पता नहीं। समझ रहे हो ना। तो नवंबर में देखो सऊदी अरब, ये सऊदी क्राउन आने वाला था इंडिया, वो बोला कैंसिल कर दिया उसका ईरानियन फॉरेन। देखो अब सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस भी नहीं आया इंडिया, कैंसिल हो गया नवंबर में। एट द सेम टाइम ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर था वो रेजिना डायलॉग में आने वाला था, वो भी कैंसिल कर दिया। तो कहने का मतलब ये दो कंट्री जो बैक टू बैक तुम्हारा हाई मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होने वाला तो कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा रिलेशन बिगड़ा है, खराब हुआ है। समझ गए। आगे देखो, खत्म कर दिए हैं जी। देखो 80 नंबर GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, हिंदू पेपर में आया था 22 मार्च को। देखो ये तो समझना पड़ेगा बढ़िया से तुम लोग को। एडिनो वायरस ये क्या है, DNA बेस्ड वायरस। ठीक है, वायरस दो टाइप का हो सकता है, एक तो DNA बेस्ड वायरस हो सकता है या फिर RNA बेस्ड वायरस हो सकता है। अब देखो वायरस का खासियत क्या है, वायरस बाहर है तो नॉन लिविंग थिंग है, और जैसे उसको होस्ट मिला तो वो लिविंग थिंग है, वो तुम्हारे DNA को अल्टर कर देगा। समझे। और जो म्यूटेशन हो रहा है, जैसे कि 2 दिन पहले हम लोग H3N2 का बात किए थे, तो उसमें बोले थे कि कैसे जीन स्वैप हो रहा है, कैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, कैसे म्यूटेशंस आ रहे हैं। जैसे मान लो कि हम हैं, हमको एक एडिनो वायरस अटैक किया और फिर दूसरा अटैक किया, तो जो इन लोगों का जो DNA है वो स्वैप कर जाएगा, हमारे बॉडी में स्वैप कर जाएगा, और यहाँ से तीसरा ही वायरस निकल गया हमारे बॉडी से, और फिर जो अटैक कर वही म्यूटेशन हो गया। ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिख रहा है म्यूटेशन वाला। ठीक है, यानी कि स्ट्रेन का मतलब म्यूटेशन होता है ना जी, यानी कि अलग वेरिएशंस, वेरिएंट इज कॉल्ड योर स्ट्रेन। तो यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल में हुआ क्या है, यानी कि ममता बनर्जी का सरकार ने 8 मेंबर टास्क फोर्स बनाया है एडिनो वायरस से लड़ने के लिए। इतना खतरनाक एडिनो वायरस का प्रकोप वहाँ पे देखने को मिला है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 11,000 केसेस बच्चे में आए हैं। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का, यानी कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस उस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और बिल्कुल ये तुम्हारा एडिनो वायरस का ही सिम्टम्स है। हम देखे थे ना, उसमें भी H3N2 में भी हो रहा था रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम, कफ होना, लंबा टाइम तक कफ बने रहना। ठीक है, अब मार्च 6 तारीख को चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला, तो बोला कि 19 जो चिल्ड्रन है, 19 चिल्ड्रन जो 5 साल से नीचे थे, उनका डेथ हो गया हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ द ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, और उसमें भी क्या बोले हैं कि 19 में 13 तो कोमॉर्बिडिटी था, यानी कि दूसरा कोई प्रॉब्लम था उसको। कोमॉर्बिडिटी मतलब पहले भी किसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा था और अभी ये प्रॉब्लम हुआ, तो कोमॉर्बिडिटी का मतलब यही होता है। मगर अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा बच्चे लोग मरे हैं अनऑफिशियल, क्योंकि सरकार तो हमेशा आंकड़ा कम ही बोलेगा, नहीं तो फिर स्टेट में फिर वो हो जाएगा ना, ह्यू एंड क्राइम मच जाएगा इस रीजन से। समझे। तो स्टेट बोला कि देखिए ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एपिडेमिक हो गया, ये एपिडेमिक मतलब उस जगह पे फैल जाना, सबको सेम हो जाना, अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये सीजनल फ्लू है, सर्ज है, सीजनल फ्लू है, यानी कि आया फिर चला जाएगा। समझ गए ना, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो एडिनो वायरस से क्या समझते हो, एडिनो वायरस एक कॉमन वायरस है, यानी कि DNA वायरस है, जिससे माइल्ड कोल्ड होगा तुमको, है ना, फ्लू लाइक इलनेस होगा, वही कफ सब बनेगा तुम्हारा, और एक पर्सन और दूसरे पर्सन से ये शिफ्ट भी हो सकता है, इन्फेक्ट भी हो सकता है पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा। ठीक है, वही एयर कफिंग से हो सकता है, स्नेचिंग से हो सकता है, या जो ऑब्जेक्ट जिसने टच किया इन्फेक्टेड ने और तुमने भी टच किया तो वो हो सकता है। ठीक है, वायरस कैन अफेक्ट किसी भी पीपल को अफेक्ट कर सकता है, मगर ज़्यादा चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। इसका रीजन क्या है कि चिल्ड्रन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, जानते हो ना, जिसका वीक होता है वो जल्दी इन्फेक्टेड होता है। कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू सिम्टम्स होता है, और देखो ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया, ये सभी प्रॉब्लम हो सकता है जो मतलब एडिनो वायरस से ग्रसित है उसके लिए। आगे देखो, तो क्यों इतना वायरल इन्फेक्शन इतना बढ़ा, क्यों? क्योंकि जो रिकम्बिनेंट है, वही बोले ना, जो जहाँ पे जीन तुम्हारा स्वैप हो जाता है, जैसे हमको 2 अटैक हो गया, एक इधर से एडिनो, एक इधर से एडिनो, तो इसे क्या हुआ कि तुम्हारा स्वैप हो गया, जीन स्वैप हो गया, और जो तीसरा निकला वेरिएंट निकला वो, तो वही बोला कि रिकम्बिनेंट ऑफ 2 स्ट्रेन्स, 2 अलग वेरिएंट का स्ट्रेन कंबाइन कर गया। समझे। और इसके वजह से वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा हुआ है। एग्जाम्पल दिया कि आखिर ये रिकम्बिनेंट है किसका, टाइप 3 और टाइप 7 का, दोनों कंबाइन होकर हुआ है। समझे ना स्टूडेंट। और इसमें बताया गया कि रिकम्बिनेंट स्ट्रेन वाज फाउंड 30% सैंपल में ये पाया गया है, और फरवरी में तो तुम्हारा हद हुआ, ये 40% सैंपल में पाया गया है। समझ गए ना। तो ये प्रॉब्लम है। वाइल अबाउट 88 ह्यूमन एडिनो वायरस हैव बीन फाउंड
एपिडेमिक रिपोर्ट हैव सजेस्टेड दैट nearly ऑल फेटल एडिनोवायरस डिजीज इन चिल्ड्रन आर एसोसिएटेड विद द, यानी कि जो भी अधिकतर जो बच्चे जो मरे हैं वो सब तुम्हारा रिकम्बिनेंट स्ट्रेन की वजह से ही मरे हैं, जहाँ पे जीन स्वैप हो गया और तुम्हारा म्यूटेशन आ गया, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इम्यूनिटी गैप एंड इम्यूनिटी लैग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इम्यूनिटी गैप और इम्यूनिटी लैग का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी गैप का मतलब ये होता है, देखो एग्जांपल इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। कोविड के टाइम में बच्चे लोग जो जन्म हुआ बच्चे लोग को, तो उसको घर 4 दीवारी के अंदर ही रखा गया, बाहर उसको रखा नहीं गया, और बेचारा बच्चे लोग 1 साल 1.5 साल से घर के अंदर ही थे। अब जब 1 साल 1.5 साल से अंदर होगा तो उसके पास फाइटिंग पावर कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक्सपोज करने से क्या होता है कि जब सेवरल वायरस एक्सपोज होते हो तो इम्यून सिस्टम तुम्हारा बढ़ता है। तो जो बच्चे कोविड के टाइम में जन्मे थे और वो क्लोज डोर में रहना शुरू कर दिए, इस रीजन से तुम्हारा उसका इम्यूनिटी गैप हो गया, असल इम्यूनिटी गैप हुआ और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया और एडिनो वायरस से ज़्यादा मरे हैं बच्चे, ऐसे बच्चे लोग। एक रीजन ये बताया जा रहा है। दूसरा रीजन क्या बताया जा रहा है? इम्यूनिटी लैग। इम्यूनिटी लैग क्यों? क्योंकि जानते हो कि बच्चे लोग का इम्यूनिटी डेवलप ही हो रहा होता है, बच्चे लोग का सबसे कम इम्यून सिस्टम होता है, इसलिए तो बच्चे लोग को दस्त लगता है। देखते हो कई बच्चे लोग को दस्त में ही प्राण निकल जाता है बच्चे लोग को, है ना, बिल्कुल। इसलिए वो ORS घोल के पिलाया जाता है बच्चे लोग को, क्योंकि इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हो रहा है, उसका भी गलती नहीं है, अभी इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हो रहा है, समझे? थी ये 2 रीजन के वजह से ज़्यादातर बच्चे का वो हुआ है। अब देखो तीसरा क्या रीजन है? तीसरा देखो सोशल रीजन बताएगा बहुत अच्छे से। चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो मैटरनल हेल्थ, है ना, इसमें दिखाया गया है कि मदर अंडरवेट रहेगी तो जाहिर सी बात है उसका बच्चा स्टंटिंग होगा, वेस्टिंग होगा और अंडरवेट जन्मेगा बच्चा, मदर ही है। अब मदर मान लो एनीमिया से ग्रसित है तो बच्चा भी एनीमिया से ग्रसित होगा। एनीमिया समझते हो ना, आयरन का कमी होना ब्लड में। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th रिपोर्ट है, 5th रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? वही 15 और 16 वाला जो रिपोर्ट है, 50 था ना वो, हाँ 5th रिपोर्ट था। तो 42% जो देखो बंगाल का दिखाया गया है कि 42% जो महिला है ना, तुम्हारा क्या है, मैरिड बिफोर 18 ईयर्स, 18 साल से पहले शादी हुआ है इन लोग का। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होगा, बच्चा लोग को तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा ही होगा। जब माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा तो ज़्यादा एडिनो वायरस ससेप्टेबल है इन लोग के ऊपर, जबकि नेशन वाइज देखें तो ओनली 23% है, यानी कि नेशन में जो शादी हो रहा है महिला का 23% महिला ऐसी है जिसको 18 साल से पहले शादी हो जा रहा है। मगर बंगाल में ऐसा नहीं है, बंगाल में तुम्हारा लगभग 42% ऐसे महिला हैं जिससे शादी 18 साल से पहले ही हो जा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वही फैमिली हेल्थ सर्वे का ही दिखाया गया कि 62% जो प्रेग्नेंट वुमेन है बंगाल में 15 से लेकर 49 ईयर्स तक, सब तुम्हारा अनीमिया से ग्रसित है, जबकि पूरा इंडिया में कितना है 52% है। तो कहीं ना कहीं इंडिया से भी ज़्यादा तुम्हारा सिचुएशन खराब है बंगाल का, चाहे वो एनीमिया में खराबी हो, चाहे तुम्हारा इसमें चाइल्ड मैरिज के बात हो, समझ रहे हो? तो ये सब तुम्हारा एज पर द पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट मेन रीजन क्या है? पुअर मैटरनल हेल्थ, माता का यदि हेल्थ खराब है, और दूसरा क्या कहते चाइल्ड मैरिज है, इसकी वजह से बच्चे लोग अंडरवेट बेबीज हो रहे हैं और ऐसे बच्चे को ज़्यादा अटैक्ट हो रहा है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। देखो खत्म कर दिए हैं।